हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टू फॉर सक्सेस। मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सीबीएसई के क्लास 10 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके अभी तक सीबीएसई में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो ही आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा फर्स्ट चैप्टर से है आपका। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Did the letter reach God? Why did the postmaster send a reply go लेंचो? जो लेटर था वो गॉड तक पहुंचा। ये क्वेश्चन है, क्या पहुंचा? Why did the postmaster send a reply to लेंचो? फिर जो पोस्ट मास्टर, बेटा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे टू आएगा। फिर वो जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो को क्या रिप्लाई दिया था, ये क्वेश्चन है, क्यों रिप्लाई दिया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। द लेटर वॉज नॉट डिलीवर टू द गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू जियोपर्डाइज हिम ग्रेट फेथ इन गॉड। उसने वो जो गॉड को लेटर लिखा था लेंचो ने, वो गॉड तक डिलीवर नहीं हुआ था बिकॉज क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो उसने देखा कि जो ये लेंचो है उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था, तो वो उसको बेकार नहीं करना चाहता था। द मेल मैन रिस्पॉन्डेड टू लेंचो, इसीलिए जो मेल मैन यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो के लेटर का रिप्लाई किया था। एज अ रिजल्ट द पोस्टल डिलीवर्ड द 70 पीसोज टू द लेंचो, इसीलिए पोस्टल के थ्रू लेंचो के पास 70 पीसोज रिसीव हुए थे। लेकिन लेंचो ने डिमांड की थी 100 पीसोज की। द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस स्टाफ गैदर्ड 70 फ्रॉम हिज ऑन अर्निंग एंड सेंट इट टू लेंचो। उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ था सभी ने अपने अर्निंग में से 70 पीसोज इकट्ठे किए थे और लेंचो को उन्होंने डिलीवर किए थे। चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। What does Mandela refer to as an extraordinary human disaster? जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, उन्होंने जो ह्यूमन थे, ह्यूमन के साथ जो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें ब्लैक एंड वाइट पीपल का थोड़ा सा वो दिखाया गया है कि जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ मिसबिहेव होता था वाइट पीपल के द्वारा, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला ने उसी को ह्यूमन डिजास्टर बोला है। चलिए आंसर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। Nelson Mandela referred to it as an extraordinary human disaster because it was a practice of South apartheid. क्योंकि ये उनके प्रैक्टिस में आ चुका था। उसके बाद इन्होंने इसको साउथ अपार्टहेड में जाके वहाँ पे इसके बारे में बताया था। ड्यूरिंग द अपार्टहेड गवर्नमेंट पीपल वॉज सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट ने ये क्या सेपरेट किया हुआ था लोगों को, जो उनके स्किन कलर के आधार पर। ब्लैक पीपल लैक्ड एडेक्वेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो ब्लैक पीपल थे वहाँ पर उनको जो भी संविधान के जो अधिकार थे वो कम प्राप्त थे कंपैरिजन टू वाइट स्किन पीपल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड ब्राइट लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज? जो ब्राइट थे उनका जो बटरफ्लाईज को टैग करने में इंटरेस्ट क्यों लॉस हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। ब्राइट यूज टू ब्रांड बटरफ्लाईज विंग्स एंड देन रिलीज दैम। जो ब्राइट थे वो बटरफ्लाईज के जो विंग्स थे उनको ब्रांड करते थे, उसके बाद उनको वो छोड़ देते थे। इन रियलिटी थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज लिव्ड इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। ब्राइट के जो उसका हाउस के बेसमेंट में 1000 से भी ज़्यादा बटरफ्लाईज रहती थी। ही बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन इट बिकॉज इट वॉज अ मोनोटोनस जॉब विथ लिटिल फीडबैक। उसके लिए ये काम क्या हो गया था उसके, क्योंकि वो डेली उसको काम को करता था, इसीलिए उसको थोड़ा उसके लिए फीडबैक मिलता था, सिर्फ थोड़ा सा, इसीलिए उसको उसमें इंटरेस्ट खत्म होता चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड भोली नॉट मैरी बिसम्बर? जो भोली थी उसने बिसम्बर से शादी क्यों नहीं की। चलिए देख लेते हैं आंसर। भोली वॉज डिवोटेड टू हर पेरेंट्स एंड फॉर देयर सेक रेस्पेक्ट एंड प्लेजर
सी एग्री टू मैरी बिसम्बर। जो भोली थी वो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत डिवोटेड थी, वो उनका बहुत कहना मानती थी, इसीलिए उसने उनके सम्मान में उसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। वैन बिसम्बर वॉन्टेड 5,000 रुपीज एज डावरी एंड इंसल्टेड हर फादर, सी रिफ्यूज टू मैरी हिम इन ऑर्डर टू सेव गार्ड रामलाल डिग्निटी। इसीलिए फिर जो भोली थी उसने, जो बिसम्बर ने जब उनसे 5,000 रुपये की दहेज की मांग की, उसने उसके फादर को इंसल्ट किया था, इसीलिए उसने अपने रामलाल के पिताजी का नाम है, उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए उसने शादी से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वॉट एक्साइटेड राजवीर। राजवीर को किसने एक्साइटेड किया? वाई डिड प्रॉन्जल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। और जो प्रॉन्जल था उसने अपना एक्साइटमेंट क्यों शेयर नहीं किया? चलिए देख लेते हैं आंसर। द ब्यूटीफुल सीनरी एंड वाइड रेंज ऑफ ग्रीन टी गार्डन एक्साइटेड राजवीर। क्योंकि जो राजवीर था वो कहाँ पे रहता था बेटा? सिटी में रहता था, इसीलिए उसने जो भी उसको सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी जो वहाँ पे दिखाई दे रही थी, जहाँ तक ग्रीन रेंज थी टी गार्डन्स की, वहाँ तक उसको देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। प्रॉन्जल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट सिंस ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आसाम। बेटा यहाँ पे ये बॉर्न है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये बॉर्न है, BORN बॉर्न। उसका जन्म वहीं पे ही हुआ है आसाम में, और वहीं पे ही वो पला बड़ा है, इसीलिए उसको वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगता है। अ प्लेस फैमिलियर टू हिम, वो जो स्थान है वो उसके लिए फैमिलियर है, मतलब वो उस स्थान को अच्छे से जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वॉट वॉज हॉरेस डैनबी हॉबी। जो हॉरेस डैनबी थे उनकी हॉबी क्या क्या थी? हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल इट, और वो उनको कैसे मैनेज करते थे? हॉरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डैनबी को महंगी और जो रेयर बुक होती है, यानी कि जो कम होती है, उनको उसको इकट्ठा करना बहुत पसंद था। ही मैनेज टू फुलफिल इट बाय ब्रेकिंग ओपन अ सेफ ईच ईयर। वो हर साल क्या करता था उसके लिए? एक सेफ को, मतलब कोई भी घर चुन लेता था जहाँ पे वो सेफ को तोड़ के उसमें से बुक चोरी करता था। हर साल ये करता था, ये ऐसे ही। ये था ए पॉइंट। बी पॉइंट देख लेते हैं इसका। बी पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? सिंस नो वन नोटिस हर सेबी शॉल मटिल्डा। बेटा ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे ये फिर से मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये 7 का आंसर ऊपर प्रिंट हो गया है बेटा, ये नीचे का आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डिड मटिल्डा MM लॉयजेल लीव द बॉल इन अ हरी? वाई, व्हाट डज इट शो अबाउट हर कैरेक्टर? जो मटिल्डा थी, ये जो MM लॉयजेल है, उसने हॉल को जल्दी क्यों छोड़ दिया था? बेटा यहाँ पे हॉल होगा, नोट बॉल। और ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दिखाता है? चलिए देखते हैं। सिंस नो वन नोटिस हर शेबी शॉल मटिल्डा MM लॉयजेल लेफ्ट द बॉल इन हरी। वो वहाँ से जल्दी ही चली जाती है। हर कैरेक्टर डेपिक्ट्स हर फॉल्स प्राइड एंड वैनिटी इन मटेरियल थिंग्स। ये दिखाता है कि जो उसका कैरेक्टर है फॉल्स कैरेक्टर है, जब जब लोगों को पता चल जाता है कि उसको जो मेटल थिंग्स है उसमें उसको ज़्यादा रुचि होती है, और वो उन्हीं में ही ज़्यादा मतलब दिखावा करती है वो चीज़ों का, तो इस वजह से उसको अपने फॉल्स प्राइड के बारे में पता चल जाता है, जिसका उसे पछतावा होता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड द बुद्धा टीच गौतमी इन द चैप्टर द सरमन एट बनारस? जो आपका चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उस चैप्टर में जो बुद्धा थे वो गौतमी को उस चैप्टर में क्या सिखाते हैं, और वो उसको डेथ पे क्या मतलब क्या लेसन दे रहे हैं, किससे वो परेशान थी, इस बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर
का ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। In his sermon at Banaras, Buddha taught Gautami that the life of mortal is brief, troubled and combined with pain. वो गौतमी को बताते हैं इस चैप्टर में कि जो हमारा जो जीवन है वो बड़े ही परेशानियों से घिरा हुआ है और दुख दर्दों से। डेथ इज कॉमन फॉर ऑल, जो डेथ है वो सभी के लिए कॉमन है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इससे बचा नहीं जा सकता है। ही कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ टू ripe fruits that eventually decay or as earthen vessels that will break someday. ये बताते हैं गौतमी को कि जैसे फ्रूट होता है, राइप फ्रूट होते हैं जो खराब हो जाते हैं, सड़गल जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। और जैसे अर्थन वेसल्स होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए पोट होते हैं, वो एक दिन टूट जाते हैं। तो ऐसे ह्यूमन लाइफ होती है, वो भी एंड होनी होती है। नाइदर अ फादर नोर हिज किन्सन कैन सेव एनीवन। ये बताते हैं कि ना तो एक जो पिता है वो अपने बच्चे को बचा सकता है और ना ही एक बच्चा अपने पिताजी को बचा सकता है। वीपिंग और ग्रीविंग कैन नॉट ब्रिंग बैक द डेड टू लाइफ नॉर ब्रिंग पीस ऑफ माइंड बट ओनली कॉज पेन एंड सफरिंग टू द ग्रीविंग बॉडी। ये कहते हैं कि रोना जो है, रोना और दुख प्रकट करना, वो किसी को वापस नहीं ला सकता है, मरे हुए व्यक्ति को, और ना ही वो हमारी मन की शांति को खत्म कर सकता है। कि वो सिर्फ केवल क्या करता है, हमारी बॉडी को पेन पहुंचाता है, जो हमारी सफरिंग बॉडी होती है। वन शुड एक्सेप्ट डेथ विदाउट लेमेंटेशन, complaint and overcome sorrow and grief, thus bringing peace of mind which is a blessing. ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी डेथ आ रही है, उसको आराम से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम हैं, हमें भी इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी की वजह से जो हमारा सोरो है, जो हमारा दुख है, उस पर हम काबू कर पाएंगे और हम अपने मन में शांति ला पाएंगे, और इसको हमें एक आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। तो इसमें इन्होंने ये बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका अ बैकअप फ्रॉम गोवा से। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। What do we learn about the financial condition of the bakers of Goa? जो बेकर्स ऑफ गोवा थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हम क्या सीखते हैं, इसमें हम ये जानेंगे। चलिए, द बेकर्स ऑफ गोवा लेड अ प्रॉस्पेरियस लाइफ। जो वहाँ के जो गोवा के जो बेकर्स हैं उनकी जो लाइफ थी बड़ी प्रॉस्पेरियस थी। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज एज बेकर्स नेवर स्टार्व्ड। बेकिंग जो था पुराने समय में बहुत ही अच्छा प्रोफेशन था, उससे बहुत ही प्रॉफिट होता था, और जो बेकर्स थे वो कभी भी स्टार्व यानी कि भूख से नहीं मरे। द फैमिलीज एंड सर्वेंट्स ऑफ दीज बेकर्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। उनका जो परिवार था और उनके जो सर्वेंट्स भी थे वो बड़े ही खुश दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक इज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी। उनकी जो फिजिक थी उसको देख के पता चलता है कि उनका जो परिवार है वो कितना संपन्न है। ये था बेटा 9 क्वेश्चन, ये था बेकअप फ्रॉम गोवा से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लिया गया है पोएम से, जो आपकी ट्रीज पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द पोएम ट्रीज वेयर आर द ट्रीज, व्हाट आर देयर रूट्स ट्विग्स, इट इज इट ट्राइंग टू डू। जो ट्रीज हैं वो कहाँ हैं और उनकी रूट्स कहाँ है, उनकी ट्विग्स कहाँ है, इट ये सब बताना है। इन द पोएम ट्रीज, द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर है। द रूट्स वर टू डिसएंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। और जो रूट है वो कहाँ पे चली गई है, वेरेंडा फ्लोर पे, जिसकी वजह से वहाँ पे डिसएंगेज हो रहा है, मतलब कि क्रैक्स आ गई हैं। व्हेन द ट्री ग्रोज इट्स लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स। और जब ट्री यानी कि जो पेड़ है वो बढ़ रहा है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, वो ग्लास को तोड़ते हुए बाहर जा रही है। द स्मॉल ट्विग्स एंड बॉट ट्राई टू मूव टू द डोर्स वाइल ग्रोइंग। और जो ट्विग्स है यानी कि जो टहनियाँ हैं वो बाहर की तरफ जो बढ़ रही है, वो दीवार के बाहर की तरफ, इनके दरवाजे हैं जो उनको बाहर की तरफ वो जा रही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। Which book did Briar's mother get for him?
हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ। जो ब्राइड की जो मदर है वो उसके लिए कौन सी बुक लेके आई थी और उसने उसके परिवार को कैसे चेंज कर दिया, मतलब उसके जीवन को कैसे उसने चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ब्राइड्स मदर गॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10x बोल सकते हैं आप इसको, 10 भी बोल सकते हैं। जो ब्राइड्स की जो मदर है उसके लिए वो एक बुक लेके आई थी। बुक का टाइटल क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। द बुक डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। बुक में डिस्क्राइब किया गया था, बताया गया था कि जो बटरफ्लाइज है वो कैसे सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट हो गई थी, मतलब वहां चली गई थी। दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू यू एंड एंथुसियास्ट कलेक्टर ब्राइड। उसी की वजह से ही जो ब्राइड था उसको इस संसार में रुचि उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से उसने ये इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, बटरफ्लाइज को अलग अलग को। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किसके बारे में है। फिर से भोली के चैप्टर से लिया गया। स्कूल एजुकेशन टर्न भोली फ्रॉम अ डम काउ इनटू अ बॉल्ड गर्ल। जब उसने स्कूल एजुकेशन ली तो जब एक डम काउ थी उसको कहा गया है चैप्टर में, फिर वो एक बॉल्ड गर्ल बन गई थी। हाउ डिड शी सेव अ फादर फ्रॉम ह्यूज एक्सपेंसेस एंड बिकम हिज सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज। कैसे उसने अपने पिताजी को एक बड़े खर्च से बचाया और उसने उनके ओल्ड एज में यानी कि उनके बुढ़ापे में उसने उसको कैसे सपोर्ट किया। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। भोली डिस्पाइट हर नेम स्लोली गेन्ड हर कॉन्फिडेंस टू हर टीचर। भोली जो थी उसकी नाम से जैसे पता चलता है वो भोली है, उसके नाम ऐसा होने के बावजूद जो टीचर थे उन्होंने उसमें गेन किया यानी कि कॉन्फिडेंस उसमें लाया, उसको जीवन के बारे में बताया, जिसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आता गया। विद द हेल्प ऑफ अ टीचर सी गॉट अ गुड एजुकेशन। उसने अपने टीचर की हेल्प से एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी। सी अंडरस्टूड हाउ सोसाइटी वर्क्स एंड वॉज ब्रेव इनफ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द इवेंट्स प्रेजेंट इन सोसाइटी। उसने समझा कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें कैसे काम होता है, वो कैसे वर्क करती है, और उसने उसको बहादुरी से वो खड़ी रही अपने आप, वो स्टैंड इनफ है, मतलब कि वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वो काफ़ी है, उसके लिए वो खड़ी होती है। और यहाँ तक कि जो आज की जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसमें भी अभी तक चल रहा है। सी सेव्ड हर फादर फ्रॉम ह्यूज एक्सपेंसेस एंड बिकेम हिज सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी बिसम्बर। उसने एक व्यक्ति है इसमें बिसम्बर नाम का, उसने उससे अपने पिताजी को बचाया था ह्यूज एक्सपेंस यानी कि बड़े खर्च ना करने से, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो पिताजी थे वो और उनका परिवार बड़े खर्च से बच पाया और उसने अपने पिताजी की ओल्ड एज में बड़ी मदद करी। सी रिफ्यूज टू पे द डावरी ऑफ 5,000। उसने 5,000 रुपए की डावरी यानी कि दहेज देने से मना कर दिया था। सी स्टूड अप विद करेज एंड एक्टेड बोल्डली डेस्पाइट नोइंग दैट सी मे नॉट गेट मैरिड। और वो अपने लिए खड़ी, उसने वो साहस से खड़ी हुई, और पुराने समय में क्या होता था उसको पता था कि अगर मैं ऐसे व्यवहार करूंगी तो शायद मेरी आगे शादी ही ना हो। भोली डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट इन देयर ओल्ड एज एंड सर्व इन द सेम स्कूल इन विच सी स्टडी। भोली अपने पेरेंट्स के लिए खड़ी हुई और जहाँ पे उसने पढ़ाई करी थी वहीं पर ही उसने आगे काम किया यानी कि जॉब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कौन से चैप्टर से लिया गया है, चलिए देखते हैं। वंस वी डिसाइड टू अचीव समथिंग सो मैनी डिफिकल्टीज कम इन आवर वे विच फोकस अटेंशन वी कैन मेक दैट अचीवमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी हम कोई रास्ता चुनते हैं उस पर हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम फोकस से यानी कि अटेंशन से उसकी तरफ बढ़ते रहें तो हमें अचीवमेंट जरूर मिलेगी। हाउ डिड वली सक्सीड इन फुलफिलिंग हर डिजायर ऑफ राइडिंग अ बस। तो इसमें ऐसे ही पूछा गया कि जो वली थी वो अपनी डिजायर यानी कि उसकी जो इच्छा थी राइडिंग अ बस, एक बस चलाने की, बस में सॉरी जाने की, तो वो कैसे सफल हो पाई उसमें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। वली जो थी 8 ईयर गर्ल थी। 8 ईयर ओल्ड वलीज डिजायर was to take a ride on the bus that travel between her village and the nearest town। उसकी इच्छा थी कि वो बस में जाए और वो जो बस थी वो उसके गांव के आसपास से, उसके शहरों से, वहां से होते हुए, कस्बों से वहां से होते हुए गुजरती थी। हर डिजायर was so strong, उसकी जो इच्छा थी वो बहुत strong थी, that it made her overcome her fears, prompting her to plan her trip
मेटिकुलसली, और उसकी जो डिज़ायर थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको उसने डर पे काबू पा लिया था, उसको डर ही नहीं लगा और वो उस ट्रिप पर चली जाती है प्लान बनाकर। सी कलेक्टेड ऑल द डिटेल ऑफ द जर्नी एंड सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे। और उसने क्या किया, उसके पास जो भी कॉइन आता था उसने उसको इकट्ठा किया और उसने अपनी जर्नी के बारे में डिटेल इकट्ठी करी और वो उस पर चली गई। She maintained her self-respect so much that she does not even get tempted to go for shopping। और उसने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि वो शॉपिंग भी कर ले। उसने कोई शॉपिंग नहीं की, उसने सारी अपनी सेविंग्स करी ताकि वो बस में जाके टिकट ले पाए। चलिए देख लेते हैं इसके आगे। आफ्टर टेकिंग ऑल द precautions to ensure that she has a safe journey, she fulfilled her dream of riding in a bus। और उसने ये भी ध्यान रखा कि उसको अपने आप को कैसे बचा के रखना है और एक सेफ जर्नी कैसे करनी है। सी फुलफिल्ड हर ड्रीम, उसका सपना पूरा हुआ डिस्पाइट हर यंग एज। यहाँ तक कि वो एक बहुत कम एज की थी। सी रिटर्न बैक होम सेफली, और वो बड़े ध्यान से वापस भी आ जाती है। वली टोल्ड अस, वली हमें सिखाती है दैट वंस वी डिसाइड टू अचीव समथिंग, जब हम ऐसा कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कुछ अचीव करना है, मैनी डिफिकल्टीज में कम आर, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है जो हमारे रास्ते में आती है, बट विद करेज एंड कॉन्फिडेंस वी कैन अकम्प्लिश द टास्क। लेकिन अगर हम अपने साहस और कॉन्फिडेंस से वो काम करेंगे तो हमारा जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड हॉरस गेट एंट्री इनटू द हाउस। जो हॉरस था उसको घर में एंट्री कैसे मिली। हॉरस हैड befriended the pet dog and he knew where the keys were hang। उस हॉरेस को जो डॉग होते थे उसके पास एक पेट डॉग है तो उसको पता है कि कैसे डॉगीज को थोड़ा अगर हम लाड करेंगे तो उनके नाम से पुकारेंगे तो वो कैसे हमें लाड दिखाने लगेंगे, और वो जानता था उस घर की चाबी कहाँ पर टंगी होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। सीगल के जो पेरेंट्स हैं उसको कैसे वो उड़ना सिखाते हैं। द पेरेंट ऑफ द सीगल वर वेरी वाइज, वो बड़े बुद्धिमान थे। ऑन सीइंग दैट देयर चाइल्ड वॉज क्वाइट वीक एंड स्केयर्ड एंड इज अफ्रेड टू फ्लाई, दे एट वन डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट विद हिम। उन्होंने जब देखा कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही कमजोर है और डरता है उड़ने से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखाएंगे। दे वॉर्न्ड हिम, उन्होंने उसको चेतावनी दी दैट दे वुड नॉट फीड हिम एनी मोर एज ही वॉज अ ग्रोन अप सीगल, और वो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। तो इससे वो उसको चेतावनी देते हैं। ही वुड स्टार्व टू डेथ इफ ही डिड नॉट फ्लाई, और वो भूख से मर जाएगा अगर वो नहीं उड़ेगा तो। दे टेम्प्टेड हिम बाय सॉइंग फ्लैश एंड ईटिंग इट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो क्या करते हैं, वो फिश निकालते हैं, उसके कुछ टुकड़ों को दिखाते हैं उसको और उनको खाते हैं उसी के सामने ही वो। बट दे डिड नॉट ऑफर इट टू हिम, और वो उसको नहीं देते हैं। हंगर प्रूव्ड द यंग सीगल टू फ्लाई एंड अल्टीमेटली ही मेड एफर्ट्स एंड वाज सक्सेसफुल। तो जो उसकी भूख थी वो उसको बड़ा बेचैन कर देती है सॉरी, जिसकी वजह से वो उड़ने में अपने एफर्ट दिखाने में वो सक्सेसफुल हो पाया, इनके सफल हो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ हॉरेस डैनबी प्लान हिज वर्क। डिस्क्राइब करना है कि जो हॉरेस डैनबी था उसने अपना प्लान को कैसे सफल किया। हॉरेस डैनबी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर थी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चालाक चोर था। ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर which could suffice him for 12 months। वो क्या करता था, वो हर साल एक अलमीरा में चोरी करता था और जिसको उसको करने में 12 महीने लगते थे। ही प्लान इज रॉबरी वेरी केयरफुली, वो अपनी सारी चोरियों को बड़े ध्यान से ऑर्गेनाइज करता था। ही स्टडी द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ हाउस एट सोवरग्रेंज, शूटोवरग्रेंज, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर 2 weeks।
वो एक घर था शुटोवर ग्रेंज, वो उसको 2 हफ्तों से देख रहा होता है, उसकी सारी सिचुएशंस को। उसके बाद वो वहाँ पे अपना रोबरी प्लान करता है। इन द मीन टाइम ही हैड स्टडीड द सिचुएशन ऑफ रूम्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, पाथ एंड इट्स गार्डन। यहाँ तक कि वो उसमें उस घर के रूम्स देखता है, कहाँ कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक वायर कहाँ कहाँ जा रखे हैं, उसका रास्ता कहाँ से है, उसका गार्डन, वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है। ही हैड स्टडीड द डिटेल प्लान ऑफ द ड्राइंग रूम। यहाँ तक कि उसने ड्राइंग रूम की भी डिटेल में स्टडी करी थी। He also knew about the keys as he had seen where the housekeeper hang the keys every time. उसको ये भी पता था कि जो घर के जो हाउसकीपर थे, देखभाल करने वाले घर को, वो चाबी कहाँ पर रखते थे। He befriended the pet dog to escape him while robbery. और उसको पता है कि डॉग को कैसे उसको प्यार दिखाना है जिससे कि वो वहां से चोरी करके इजीली बच के निकल जाए। Thus he made all the security arrangement by ensuring that there was no problem in breaking in there. इसी प्रकार से उसको पता था कि वो सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपने पास लेके चलता है तो उसको चोरी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम ये सीरीज। बेटा इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हेलन द यंग गर्ल। एक यंग गर्ल है हेलन नाम की, उसका आपको क्या करना है, ब्रीफ स्केच देना है, इनके उसके बारे में बताना है थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलन वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियस गर्ल, सी ऑलवेज डिड हर बेस्ट टू लर्न। जो हेलन है वो बड़ी ही इंडस्ट्रियस गर्ल है, मतलब कि वो काम करने में बड़ी ही वो है, इंडस्ट्रियस है, उसको काम करना अच्छा लगता है, बड़े ही ध्यान से करती है और वो हमेशा अपना सीखने में अपना बेस्ट देती है। सी हैड सच अ नेचुरल इनेट पैशन फॉर लर्निंग विच ऑलवेज मोटिवेटेड हर। उसको उसमें इतना पैशन है कि नेचुरली हमें दिखता है कि उसको ये चीज़ें सीखनी है और वो हमेशा मोटिवेटेड रहती है। मैनुअल, अल्फ़ाबेट, रीडिंग, अर्थमेटिक, ETC, ये सब उसको सीखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। ऑल व फॉर्मिडेबल चैलेंजेस फॉर हर इनिशियल बट हेलन ओवरकम दैम। ये सब सीखना उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, बट उसने अपने आप को ओवरकेम किया और उसने ये सारी चीज़ें सीखी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वॉट मेड द बॉयज फॉलो द फुटप्रिंट। जो फुटप्रिंट थे यानी कि जो पैरों के जो निशान थे, बॉयज उनको कैसे फॉलो कर पाए। चलिए देखते हैं। द बॉयज सो फ्रेशली मेड फुटप्रिंट ऑन द मड बट देयर वॉज नो वन टू बी सीन लीविंग दोज फुटप्रिंट्स। जो बॉयज होते हैं जो फ्रेशली यानी कि जो ताजे ताजे पैरों के निशान बने थे वहाँ पर मिट्टी पर, वो उसको देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है और ये निशान बनते जा रहे हैं। दिस थिंग intrigued the boys and hence they decided to follow those footprints without feet which were actually left by Griffin. तो यही वो निशान देखते हैं कि वो निशान बनते जा रहे हैं बट वहाँ पर कोई है नहीं, इसी कारण से वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं उन पैरों का, और जो ग्रिफिन के द्वारा वो पैरों के निशान छोड़े गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा फिर से ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर रिप्लाई टू लेंचोस लेटर। वो लेंचोस के लेटर का रिप्लाई क्यों करते हैं। द लेटर डिड नॉट रीच गॉड। जो लेटर था वो भगवान तक नहीं पहुंचा था। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड, जनरस, हेल्पफुल एंड गुड फियरिंग मैन। जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही दयालु, जनरस और हेल्पफुल यानी कि सहायता करने वाला व्यक्ति था। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर जो था वो उस लेंचो का भगवान में विश्वास टूटना नहीं चाहता था कि उसका विश्वास ना छूटे भगवान से। एंड थर्स रिप्लाई टू लेंचोस लेटर बाय सेंडिंग हिम मनी अंडर द नेम ऑफ गॉड। इसीलिए वो क्या करता है, वो उसका लेंचो का आंसर देने के लिए डिसाइड करता है कि वो उसको पैसे भेजेगा भगवान के नाम से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। जो लेंचो होता है वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है। लेंचोस क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। जो लेंचो की जो फसल थी वो हेल स्टॉर्म के द्वारा क्या हो गई थी, बेकार हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस। इसीलिए उसने भगवान को 100 पीसोस की डिमांड के लिए लेटर लिखा। ही नीडेड द मनी टू शो हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव टिल द न्यू क्रॉप्स केम। उसको अपनी फसल को दोबारा से सो यानी कि बोने के लिए और सरवाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो गॉड से डिमांड करते हैं 100 पीसोस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब
हिल स्टॉप हो गए थे। वैन द रेन बिगेन लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, जब बारिश शुरू हुई थी तो वो बड़ा खुश था। बट वैन हिल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली ही बिकेम वेरी अनहैप्पी, लेकिन जब ओले पड़ना बंद हो गए थे पूरे तरीके से और उसने देखा कि उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, तो वो बड़ा ही अनहैप्पी हुआ। आफ्टर द हेल स्टॉप लेंचो थॉट दैट गॉड इज द ओनली होप टू सेव हिज फैमिली। फिर लेंचो के मन में विचार आता है कि सिर्फ गॉड ही है जो उसके परिवार को बचा सकते हैं। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए वो भगवान को पत्र लिखता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये पेज सेट, हाँ ठीक है। चलिए, हाउ डिड वली रिएक्ट वैन सी सो द डेड काउ बाय द रोड साइड। जो वली होती है वो रोड साइड पे जब डेड काउ को देखती है तो वो क्या सोचती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वली वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट हर बस जर्नी। जो वली थी वो बड़ी ही एक्साइटेड थी अपनी बस जर्नी के लिए। सी हैड केयरफुली प्लान्ड एंड सेव्ड फॉर हिज जर्नी, उसने बड़े ही ध्यान से अपनी जर्नी के लिए प्लान किया था। और हर रिटर्न जर्नी व्हेन शी सॉ द डेड काउ ऑन द रोड साइड शी बिकेम सैड, और वापस आने के लिए। पर जब वो रोड साइड पे काऊ को देखती है तो बड़ी ही दुखी होती है। सी लॉस्ट है एंथुजियाज्म टू सी द डेड काउ, और जो उसमें एंथुजियाज्म था, मतलब जो एक्साइटेड वो हो रही थी डेड काउ को देखने के बाद, वो सब उसका लॉस्ट हो जाता है। सी बिकेम पेंसिव एंड हैड नेगेटिव व्यूज टूवर्ड्स लाइफ, वो बड़ी दुखी होती है और वो जीवन के प्रति अपने बड़े ही नेगेटिव व्यू बना लेती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट बेटा भोली चैप्टर से लिया गया है। भोली ने स्टेटमेंट दिया था अपने पिताजी को कि पिताजी परेशान मत होइए, मैं आपकी ओल्ड एज में आपकी हेल्प करूंगी, आपकी और माता की मतलब माता जी की। थ्रू हिज दिस स्टेटमेंट द नैरेटर वांट टू हाईलाइट द मोरटल वैल्यू भोली वाज इम्ब्यूड विद। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दी है इसके थ्रू नैरेटर जो बताना चाहता है कि जो भोली है उसके मॉरल वैल्यूज क्या है वो बताना चाहता है। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द लेसन व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ डिड सी यूज देम। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि जो भोली है वो अपने राइट्स यानी कि अपने अधिकार से कैसे अवेयर होती है और उनको कैसे इस्तेमाल करती है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है। भोली एज अ चाइल्ड वॉज मोस्टली इग्नोर्ड और मेड फन ऑफ हर peers, made fun of their looks while her parents gave up on her finding a good home to marry। जो भोली है वो बड़ी ही बच्चों के द्वारा उसका मजाक बनाया जाता है और उसको इग्नोर किया जाता है। जो उसके पेयर्स होते हैं यानी कि उसके जो दोस्त होते हैं उसका मजाक बनाते हैं, उसकी छवि का मतलब उसको देखकर वो हंसते हैं। लेकिन जब वो बड़ी होती है जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढते हैं, गुड होम, उसकी शादी करने के लिए। इन द एंड अंत में क्या होता है, दे फाउंड अ ग्रीडी ओल्ड विडोड मैन फॉर हर टू मैरी। उसके लिए वो एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे लेकिन उनको एंड में क्या मिलता है, एक बड़ा ही लालची सा एक ओल्ड विडोड, यानी कि वो पहले से ही शादीशुदा था बट उसकी वाइफ नहीं थी अब वो, तो उसको उससे शादी के लिए ढूंढ लेते हैं उसको। भोली डिस्पाइट द ट्रीटमेंट meted out by her parents displayed most respect and concern for them। जो भोली थी वो ये सब होने के बाद भी अपने पेरेंट्स की मतलब ये जो उसके लिए रिश्ता आता है वो अपने माता पिता का इतना सम्मान करती है तो उनके सम्मान में वो इस रिश्ते के लिए भी वो हाँ बोलते थे। शी showed love and affection towards her parents and rarely disobeyed their words। वो अपने परिवार के अपने माता पिता के प्रति बहुत ही प्यार दिखाती है जिसकी वजह से वो उनकी किसी भी शब्द को डिसोबे नहीं करती, ऐसा रेयर ही होता है। दिस एटीट्यूड इज नोटिस्ड व्हेन डिस्पाइट knowing the attitude of her to be husband she willingly agrees to get married to him for the sake of her parents। इसी एटीट्यूड की वजह से वो अपने पेरेंट्स की जो भी उसको वो बोलते हैं जो भी उसका हस्बैंड बनने वाला था तो वो विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से शादी के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के सेक के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। भोली
While being submissive was also a determined and confident girl who gained her self-respect through her education. और जो भोली थी उसने एजुकेशन यानी कि उसने शिक्षा प्राप्त करी थी जिसकी वजह से उसमें उसके लिए सम्मान भी था अपने लिए और वो बड़े ही डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट भी थी. हर टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ भोलीस एजुकेशन, उसकी जो टीचर थी उसने ये एजुकेशन यानी कि उसके कोर्स के टाइम पे उसको ये सब चीज़ें सिखाई थी. हर टीचर ड्यूरिंग द कोर्स भोलीस एजुकेशन मेड हर अवेयर ऑफ दीज राइट्स. भोली की जो टीचर थी उसने उसको एजुकेशन यानी कि शिक्षा देने के समय उसको उसके अधिकारों से अवगत कराया था. सी वॉज नॉट रेडी टू demean herself but stood up confidently against the proposal of the greedy man. जो भोली थी वो अपने आप को डीमीन नहीं करना चाहती थी और वो अपने लिए खड़ी हुई और उसने ये जो उसके लिए प्रपोजल आया था एक लालची आदमी का उसने एंड टोल्ड हर पेरेंट दैट सी वुड टेक केयर ऑफ देम. उसने उसके लिए मना कर दिया उस रिश्ते के लिए और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो उनका ध्यान भी रखेगी उनके ओल्ड एज के टाइम पे. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. वाई डिड मटिल्डा नॉट वॉन्ट टू सी हर रिच फ्रेंड्स. जो मटिल्डा थी वो अपने रिच फ्रेंड्स को क्यों नहीं देखना चाहती थी. Matilda wasn't satisfied with what her life and to offer and was ashamed of her status. Matilda जो थी वो अपने जो उसका जीवन था और जो उसका स्टेटस था उसे उसको बड़ी शर्म फील करती थी जिसकी वजह से वो अपने जो उसके रिच फ्रेंड्स थे वो उनके साथ मिलना नहीं चाहती थी. As she was humiliated by her lower middle class existence, she generally avoided meeting her rich friends like M.M. Foster, a wealthy lady whom she knew from her days at the convent school. वो उसको कॉन्वेंट स्कूल से ही जानती है अपने, तो वो उससे मिलने के लिए बचती है क्योंकि वो उसके रिच फ्रेंड्स होते हैं. और ये देखने में कैसी थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एग्जिस्ट करती थी, मतलब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो अपने अमीर दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करती थी. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है बेटा व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी. द नेकलेस. जो नेकलेस का जो नेकलेस जो स्टोरी है उसका एंड में स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है ये पूछा है. चलिए देखते हैं. मटिल्डा हैड बोरोड एन डायमंड नेकलेस सी लॉस्ट इट. जो मटिल्डा थी उसने जो नेकलेस जो उधार लिया था वो उसको अंत में खो देती है. इन ऑर्डर टू रिप्लेस इट दे हैड टू बोरो मनी. और उनको वो वापस करने के लिए मतलब उसके स्थान पर दूसरा खरीदने के लिए उनको पैसे उधार चाहिए थे. यूज ऑल द सेविंग्स. तो वो अपनी सारी सेविंग्स इस्तेमाल कर लेते हैं. दे बॉट इट फॉर 36,000 फ्रांसिस एंड इट टुक दैम 10 years टू रिपे द मनी. उन्होंने उसको 36,000 में प्राप्त किया था लेकिन उनको 10 साल लगे ये मनी चुटाने में. मटिल्डा हैड टू लिव अ हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी टू हेल्प सेव ऑल दैट दे कुड. मटिल्डा ने अपने जीवन में जो भी उसके जो बुरा वक्त था उसने उसको उसमें उसके लिए अपने वो सेविंग्स बचा के रखी थी अपने बुरे वक्त के लिए, बट अब वो सब उसने उसमें इस्तेमाल कर ली थी. वन संडे, एक संडे आता है जब वाइल्ड वॉकिंग एट द चैम्स एलिसिस मटिल्डा मैट जेनी वो उससे मिली. एज he had paid back the debt now Matilda disclosed the fact that she had lost Jean's necklace and replaced it with a new one which led them to such misery. तो जो मटिल्डा होती है वो उसको नेकलेस वापस कर देती है और वो उसको बताते हैं कि उसने उसकी जगह पे नया लाके दिया है ताकि वो उस दुख से बच पाए. इट वॉज दैन दैट Janet tells Matilda that a necklace was not worth more than 5,000 francs. It was of false diamond. तो जो जीनी होती है वो उसको बताती है कि मटिल्डा को कि जो उसका नेकलेस था वो तो 5,000 फ्रांस का ही था सिर्फ और वो एक नकली डायमंड का था और उसने वो ओरिजिनल डायमंड समझकर उसके लिए वो नया खरीद के दिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं. What were the 3 mistakes that Matilda committed? मटिल्डा की जो 3 मिस्टेक क्या है वो चैप्टर में हमें देखने को मिलती है. क्या क्या है वो बतानी है. ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी. बोरोड द नेकलेस, दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने नेकलेस उधार लिया. एंड लॉस्ट इट, और वो खो गया. डिड नॉट डिस्क्लोज द लॉस टू द फ्रेंड,
और उसने अपने दोस्तों से ये जो उसका नुकसान हुआ अपने दोस्तों से वो शेयर नहीं किया। ये उसकी जीवन की मिस्टेक है 3। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है। वॉट एटीट्यूड डिड द लॉयर हैव टू द कंट्री लाइफ। जो लॉयर है उसका कंट्री लाइफ के बारे में क्या एटीट्यूड है। हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस एट न्यू मिलियन चेंज इट। फिर जो उसका अनुभव था नया उसने उसको जीवन उसके सोचने को कैसे चेंज किया। अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ द पीपल इन द कंट्री लैड अ प्लीजेंट सिंपल ऑनेस्ट हेल्पफुल एंड पीसफुल लाइफ। उसका ऐसा सोचना था जैसे ये हमारा जीवन चलता रहता था, उसमें उतार चढ़ाव जो आते हैं उसमें जो हमारे जो देश के लोग हैं वो बड़े ही शांति से, बड़े साधारण तरीके से, बड़े ईमानदारी से एक दूसरे की हेल्प करके और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हिज एक्सपीरियंस इन न्यू मिलियन विद द स्मार्ट हैक ड्राइवर हु ह्यूमिलेटेड एंड बी फोल्ड हिम। उसको जो एक ड्राइवर मिला है, एक ड्राइवर, उसने देखा कि उसने उसको ह्यूमिलेट किया और उसको बुद्धू बनाया। विद हिज क्लेवर ट्रिक्स एंड क्विक थिंकिंग, अपने ही चालाकियों से उसको और जल्दी जल्दी सोचने से मेड द लॉयर चेंज हिज ओवर व्यू टूवर्ड्स कंट्री लाइफ। फिर उसका जीवन के बारे में सोचने का नज़रिया चेंज हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है। Mandela says that his country's greatest wealth is its people and not the purest diamonds justify this statement। जो मंडेला है वो क्या बताते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है हमारे जीवन की और जो हमारे प्योरेस्ट डायमंड्स है वो क्या है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री लाइज इन इट्स पीपल। वो कहते हैं कि जो देश है उसका जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके लोगों से है। The great patriot of South Africa was Mandela's comrade in the struggle for freedom। और जो वहाँ के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, मंडेला की जो कॉमरेड थी, उन्होंने देखा कि उन्होंने आज़ादी के लिए कैसे स्ट्रगल किया। दे फॉट फॉर एन आइडिया, वेंट टू प्रिजन, वर पुश्ड टू देयर लिमिट्स बट दे डिड नॉट गिव इन। उन्होंने इस आइडिया के लिए बहुत लड़ाई करी, उनको जेल भी जाना पड़ा और उनको उनकी लिमिट्स में पुश किया जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सच ग्रेट मैन अचीव्ड फ्रीडम विच कैन नॉट बी अचीव्ड बाय पोजेसिंग द प्योरेस्ट ऑफ डायमंड्स। जब इन्होंने फिर आज़ादी हासिल करी इतना सब एफर्ट्स करने के बाद, और फिर उन्होंने अपने प्योरेस्ट डायमंड यानी कि उन्होंने अपने लोगों को प्योरेस्ट डायमंड कहा। थस दीज मैन आर मोर प्रीशियस दैन डायमंड। इसी प्रकार से उसने मैन को यानी कि ह्यूमन को बोला है कि उसने वो कि जो वो डायमंड से ज़्यादा प्रीशियस यानी कि कीमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वाई इज 10 मई 1994 इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट मानी जाती है। चलिए देख लेते हैं क्यों मानी जाती है। 10 मई 1994 इज इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज इट मार्क्स द एंड ऑफ अपार्थाइड। इस दिन क्या हुआ था, उनको आज़ादी मिली थी 10 मई को, और उस दिन ही उनके लिए एक स्पीच तैयार की गई थी जो वहाँ पे दी गई थी। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय नेल्सन मंडेला वाज फॉर्म्ड ऑन दिस डे। एक वहाँ पर पहली डेमोक्रेटिक क्या बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी, सरकार बनी थी चुनी हुई, और जिसके हेड जो थे वो नेल्सन मंडेला थे, वो इसी दिन ही बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वाज भोले's टीचर रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। जो भोले के जो टीचर है वो उसका जीवन का जो कोर्स था यानी कि जीवन को कैसे आगे जीना है उसने उसको कैसे चेंज किया, ये देख लेते हैं। चलिए हाँ यहाँ से। भोले's टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोले की जो अध्यापिका थी उसने उसके जीवन को चेंज करने में बड़ा ही हेल्प किया। सी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हर्ट। वो बड़ी ही पोलाइट थी और बहुत ही फ्रेंडली थी जिसने उसने उसको दिल को छू लिया था। सी एनकरेज्ड भोली एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर। वो भोली को हमेशा एनकरेज करती रहती थी और वो उसके प्रति अफेक्शनेट होती थी, प्रभावित होती थी। सी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड अ फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। जो भोली थी वो सही से बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन वो उसको सही से अच्छे से बोलने के लिए वो पुश करते रहती थी। सी ट्रांसफॉर्म भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु कुड रीड राइट एंड स्पीक प्रॉपरली विच इज व्हाट इवेंचुअली लेड ऑफ अ हैविंग सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उसकी जो अध्यापिका होती है भोली को ट्रांसफॉर्म करती कॉन्फिडेंट गर्ल में, जिससे कि वो पढ़ना सीख पाती है, लिखना सीख पाती है, बोलना भी सीख जाती है, और वो अपने जीवन को बड़े सेल्फ सम्मान से अपने जीवन को जीती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है।
वॉट कुड अमांडा डू इफ सी वर अ मरमेड? अमांडा अगर मरमेड होती तो वो क्या करेगी? अमांडा पोएम से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए देखते हैं। इफ अमांडा वर अ मरमेड, अगर वो मरमेड होगी, सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्विड अमरेल्ड सी, वो फिर सी में आराम से तैर पाएगी और जो भी उसको एक्टिविटी करनी है वो कर पाएगी, वो ऐसा सोचती है। सी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द रिलैक्स ग्रीन सी एंड वुड मूव स्लोली इन इट। वो अपने आप को सोचती है कि वो जो ग्रीन सी है वो उसमें आराम से उस आवास में रह पाएगी बड़े शांति से, और उसी में ही वो स्लोली मूव करती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हाउ डिड ग्रिफिन अटैक मिसेस हॉल? जो ग्रिफिन था उसने मिसेस हॉल को अटैक क्यों किया? ऑन सीइंग दैट ग्रिफिन्स रूम वॉज ओपन, उसने देखा कि जो ग्रिफिन का जो रूम है वो खाली है, खुला हुआ है। दे पीप्ड अराउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने दरवाजे की तरफ आवाज किया और देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो उन्होंने वहाँ इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। दे सो द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लेइंग अबाउट द रूम, उसने देखा कि वहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं, बैंडेजेस फैली हुई है जो उसने पहन रखे थे उस कमरे में फैले हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्नीप क्लोज टू हर ईयर, अचानक से जो मिसेस हॉल होती है उसको उसके कान के पास में एक आवाज़ सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट स्लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। उसके बाद क्या होता है, तुरंत ही वहाँ पे एक उसके फेस पर आके लगती है। वो कैप उठाता है और उसको उसके फेस पर मार देता है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर द बेडरूम, फिर वो देखती है कि उसका जो बेडरूम है, हाँ सॉरी, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर द बेडरूम चेयर चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, वो जैसे ही आगे आगे बेडरूम में जाती है तो जो चेयर थी वो उसकी तरफ बढ़ती हुई आती है और उसके पैरों पे वो लग जाती है। सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, फिर जो उसका हस्बैंड और वो जो होते हैं मिसेस हॉल, वो दोनों ही डर से भयभीत हो जाते हैं। द एक्स्ट्रोनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ out of the room and then appear to slam and lock the door after them, जो चेयर होती है वो उनको बाहर धकेल देती है। फिर उसके बाद वो जो दरवाजा होता है वो अपने आप को अंदर से बंद कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who were the characters in the poem? What are their pet name? इस पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनके पेट के नेम क्या क्या है, ये पूछा है। ये पोएम है बेटा बेलिंडा से ली हुई। द कैरेक्टर इन द पोएम आर बेलिंडा, अ लिटिल ब्लैक किटन नेम्ड इंक, अ लिटिल ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक, अ येलो डॉग नेम मस्टर्ड, अ पैट ड्रैगन नेम मस्टर्ड एंड अ पायरेट। ये सारे उसमें कैरेक्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वाई डज चुबुकोव सस्पेक्ट द अराइवल ऑफ लोमोव? चुबुकोव है वो लोमोव के आने से सस्पेक्ट फील क्यों करता है, ऐसा क्यों दिखाता है, वो ये पढ़ना है हमें। चलिए देख लेते हैं। एज लोमोव आस्क्ड चुबुकोव फॉर हिज डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज, ही डिलाइटफुली एक्सेप्ट्स। जो लोमोव होता है, जब चुबुकोव से उसकी डॉटर यानी कि उसकी पुत्री नतालिया से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगता है, तो वो बड़ी खुशी से उसको स्वीकार कर लेता है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ लोमोव बिकॉज ही न्यू ऑफ हिज डॉटर्स इंटरेस्ट इन हिम। वो सोच रहा होता है कि वहाँ पर लोमोव आएगा क्योंकि जो उसकी डॉटर है वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी, उसको ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। वाई डिड बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? जो बुद्धा थे उन्होंने बनारस को ही क्यों चुना अपना पहला सरमन प्रेजेंट करने के लिए, पहली स्पीच देने के लिए? मोस्ट होली प्लेस, बड़ा धार्मिक प्लेस माना जाता है। ऑन बैंक ऑफ स्केयर्ड रिवर गंगा मैनी पीपल कम टू गेट रीड ऑफ सोरोज एंड सफरिंग, वहाँ गंगा नदी के किनारे वहाँ बहुत से लोग आते हैं अपने दुख को कम करने के लिए जिससे वो ग्रस्त हैं। टू रिपेंट फॉर देयर सिंस, और अपने गुनाहों को कम करने के लिए। बुद्धा वांटेड टू लेसन देयर सोरोज एंड सफरिंग एंड सो ही चॉज बनारस। बुद्धा जो थे वो भी अपने दुख और जो जिससे वो ग्रस्त थे उनको कम करने के लिए, इसीलिए उन्होंने बनारस को चुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा ये थे आपके 35 क्वेश्चन, और ये आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं
जो अभी तक पूछे गए हैं उसी में से ही लिए हैं हमने, इन्हीं के ऊपर ही ये पूरी PDF बनाई थी। बेटा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपको बड़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा उनको भी हेल्प मिल पाएगी इनको पढ़ने में। बेटा इनको पढ़ के ज़रूर जाना है आपको सभी बच्चों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आपको जो भी डिफ़िकल्टी लगी है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू बेटा।